बात करने लगे हैं जी आईआर थ्योरीज़ की और अप्रोचेस की, यानी थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अप्लाई होती हैं। आज हम जो है वो उन्हें स्टडी करेंगे और देखेंगे इनका जो है वो क्या असर है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, या जो दुनिया के जो हालात बने हुए हैं उनके ऊपर जो है इनके क्या असरात हैं इन थ्योरीज़ के। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे ओवरऑल जो है वो तकरीबन 9 इसकी जो है हम कह सकते हैं कि 9 आईआर की जो हैं वो अप्रोचेज़ हैं। ख़ास करके सीएसएस या पीएमएस के हवाले से अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ये 9 अप्रोचेज़ जो है डिस्कस की जाती हैं। अब कहीं पे कम होंगी, कहीं पे ज़्यादा होंगी, कहीं पे सब भी इनके सब सिस्टम्स को भी जो है वो स्टडी किया जाएगा, लेकिन जो स्पेसिफिकली सिलेबस के मुताबिक है सीएसएस के या पीएमएस के तो वो 9 ही हैं। ठीक है, और बाकी जैसे मास्टर्स के या बीएस के अंदर भी ये अप्लाई होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो रियलिज्म है, उसके बाद आइडियलिज्म है, उसके बाद हमारे पास जो है वो बिहेवियरल अप्रोच है, फिर सिस्टम अप्रोच है, फिर न्यू लिबरलिज्म है, न्यू रियलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, अच्छा क्रिटिकल थ्योरी है, फेमिनिज्म है और कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो ये 10 जो हैं वो हमारे पास अप्रोचेज़ और थ्योरीज़ हैं आईआर को स्टडी करने की। अब स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ताकि जब आगे बढ़ें तो आपको जो है वो मुश्किलात ना हो, बल्कि आप चीज़ों को साथ साथ समझते जाएं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो दिमाग में आएंगे उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे उनका आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई अप्रोच क्या चीज़ है या अप्रोचेज़ क्या चीज़ है। तो सिंपल आप समझिए कि अप्रोच क्या है कि देखिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि यार इस काम को किस अप्रोच के तहत करना है, किस मैकेनिज्म के तहत करना है। यानी कोई ऐसा इन करना, आउट करना, कुछ चीज़ों को जो है वो शामिल करना और कुछ को जो है वो हटा देना और एक पैरामीटर बनाना, एक स्टैंडर्ड बनाना चीज़ों को स्टडी करने के लिए या उस काम को करने के लिए, इसी को हम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, कि अप्रोच जो है वो कुछ चीज़ों का सेट होता है, समझ गए आप, कि कुछ सेट होगा कुछ चीज़ों का, कुछ थ्योरीज का, जो भी आप करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर वो जो सेट है वो मिलके बनाएगा। तो आईआर के अंदर अप्रोच क्या है कि भाई सिस्टम्स जो हैं वो इट्स सेल्फ अप्रोच हैं, क्योंकि जो सिस्टम है, जो लव सिस्टम यूज कर रहा हूं, अब सिस्टम आपको पता है एक चीज नहीं होती, उसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, बहुत सी चीजें उसके अंदर से निकाली जाती हैं उसकी बेहतरी के लिए, तो वो सारे का सारा मिलकर एक अप्रोच बनाता है। तो डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो स्टडी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये अप्रोचेज और थ्योरीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये थ्योरीज ही। मजे की बात ये है कि आपको दिखेगा कि इसके अंदर सारी की सारी जो है वो इजम्पशंस हैं, बहुत ज्यादा इजम्पशंस आपको दिखाई देंगी, यानी मफरूजे आपको दिखाई देंगे, इज्यूम की भी चीजें दिखाई देंगी कि वो जो है वो रियल में आपको कहीं पे बहुत ही कम दिखाई देंगी। गो कि मौजूद जरूर होंगी लेकिन 100% नहीं होंगी। थ्योरीज है ना, लॉज नहीं है। तो अब सोशल साइंसेज में थ्योरीज ही होती हैं इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हमने आईआर को स्टडी करना है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने समझना है कि इस टाइम पे 205 से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया के अंदर, तो वो ममालिक एक दूसरे के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से जो है क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो असर करते हैं और क्या नहीं करते, क्या जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उस चीज़ को हमें समझने के लिए जो है वो ये थ्योरीज अप्रोचेस ज़रूरी हैं, यानी कि दुनिया के सिस्टम को समझने के लिए। पर्पस स्टडी ऑफ आईआर क्या है कि आईआर थ्योरीज का वो अंडरस्टैंडिंग ही है। ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें अप्रोचेस की, तो जैसे मैंने कहा कि रियलिटी में हमें बहुत ही कम दिखेगा कि असल में जो है वो कहीं इनका इस्तेमाल हो रहा है 110%, यानी कि 100% आपको शायद कहीं पे भी इनका इस्तेमाल जो है वो दिखाई न दे। आपको इनका यूज दिखाई जरूर देगा कि एक तो थ्योरीज के अंदर दिखाई देगा, दूसरा आप जो स्टडी करते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा ये एक्चुअली में। ठीक है, चीजों को समझने में आपको ये हेल्प करेगा। तो इसके अलावा आप अगर बात करें फ्यूचर की कि भाई फ्यूचर अप्रोचेस क्या हो सकता है इनका, तो देखिए फ्यूचर इनका जो है वो इसी तरह मजीद अप्रोचेस भी जो है वो इंट्रोड्यूस होती रहेंगी, पुरानी भी सामने आती रहेंगी। तो हमें ये जो हिस्ट्री है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इसको स्टडी करने में आसानी रहेगी और हम इनको अप्लाई करके जो फ्यूचर के आईआर रिलेशंस हैं उनको सेट कर सकते हैं कि भाई अगर 1960s में ऐसा हुआ, ये अप्रोच थी, इसको अप्लाई किया गया, तो आज जो है वो 2021 के अंदर क्या हो सकती है और आने वाले कल में जो है वो इस अप्रोच का क्या जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कुछ जो बातें हैं जो दिमाग में सबसे पहले हमारे आती हैं इनको स्टडी करने से पहले। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आते हैं जी, सबसे पहले अप्रोच और सबसे पहली आईआर की जो थ्योरी है वो है जी पॉलिटिकल रियलिज्म। आप इसे रियलिज्म कह लें या पॉलिटिकल रियलिज्म कह लें। अब सबसे पहले समझते हैं कि रियलिज्म है क्या। देखिए रियलिज्म को नॉर्मली जो रियलिस्ट थ्योरी है पॉलिटिकल की आईआर के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी पावर जो है उसको हासिल करना सब कुछ वही है।
जो पॉलिटिकल रियलिस्ट हैं या आईआर के अंदर जो रियलिज्म यूज किया जाता है उसके मुताबिक जो है जो ताकत है वही सब कुछ है स्टेट्स के लिए, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वही मेन एक्टर्स हैं, वही जो है मेन किरदार हैं और हकीकत में स्टेट्स ही हैं। देखिए वर्ल्ड है ना, ये दुनिया है पूरी की पूरी, तो इस दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं। जैसे अब हम ये कह सकते हैं कि यूएन एक सेंट्रल अथॉरिटी बनती जा रही है, लेकिन स्टेट्स इटसेल्फ जो है पूरी दुनिया के अंदर वो सारी की सारी सॉवरेन है, उनकी सोवरेनिटी है और वो इंडिपेंडेंट है। जब वो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट है तो जाहिर बात है कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, अनार्की पैदा होती है। तो अनार्की की वजह से फिर क्या है, फिर कहा जाता है कि भाई जो पावर है वही सब कुछ है, कि ताकत जिसके पास होगी, जो मुल्क अपने आप को ताकतवर रखेगा वही जो है इस टाइम पे सरवाइव करेगा और वही फायदा भी जो है वो हासिल करेगा, क्योंकि ये टाइम जो है वो अनार्की का है, सेंट्रलाइज सिस्टम ना होने की वजह से। क्योंकि ये रियलिज्म है, रियलिटी है, जिसे हम रियलिटी क्या कहते हैं कि ये हकीकत पसंदी है। एक्चुअली में रियलिज्म क्या है कि ये हकीकत पसंदी है, कि हकीकत पसंदी क्या है कि हकीकत में रियलिटी में क्या चीजें इस दुनिया के अंदर जो है वो असर कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। क्योंकि अब जब इससे आगे हम बढ़ेंगे, दूसरे अप्रोचेस को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हर एक जो है वो अप्रोच, उसके पीछे डिफरेंट माइंडसेट्स जो है वो सेट किए हुए हैं। तो रियलिटी, ये जो हकीकत पसंद लोग हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है, जो इसे मानते हैं, वो क्या कहते हैं, इसे समटाइम क्लासिकल लिबरलिज्म भी, रियलिज्म भी कहा जाता है कि भाई हकीकत पसंदी ही सब कुछ है, कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर हकीकत पसंदी क्या बताती है, वो ये बताती है कि दुनिया के अंदर जब कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्टेट्स मेन एक्टर्स हैं। जब स्टेट मेन एक्टर्स हैं तो उनको अगर सरवाइव करना है तो ताकत उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये अनार्की है। कोई पता नहीं किस टाइम कौन सी स्टेट दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक कर दे और जंग हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हर कोई हथियार तैयार कर रहा है, हर कोई खुद को पावरफुल कर रहा है, तो इससे एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है, खौफ जो है वो पैदा होता है। तो अगर आपने खौफ से बाहर रहना है स्टेट्स के लिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप खुद को ताकतवर रखें, ताकि आप जो है वो बेखौफ होके जिए, आपको किसी के हमले का डर ना हो। अब ये जो थिंकिंग है, जो थ्योरी है, ये बेस करती है पेसिमिस्ट व्यूज के ऊपर। अब पेसिमिस्ट व्यूज का देख, दो तरह की व्यूज हैं, हम जानते हैं। एक ऑप्टिमिस्ट व्यूज है, ऑप्टिमिस्ट व्यू है जिसे हम कहते हैं जी मुस्बत, और दूसरा पेसिमिस्ट है जिसे हम कहते हैं मनफी व्यू, मनफी ख्यालात। ठीक है, अब ये मनफी व्यू क्या है, इंसानों के बारे में जो तासुर है, क्योंकि जो थ्योरी ड्राइव की गई वो कहां से की गई, वो एक्चुअली में फिलोसोफर्स की जो फिलोसफी है उससे की गई ना। अब आप में से जिसने पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़ी है या फिलोसफी पढ़ी है और उसके अंदर उसने फिलोसोफर्स के जो थॉट्स हैं, ठीक है जी, वो जो उनके ख्यालात हैं, अगर उनको स्टडी किया है तो फिर तो आपको ये ज्यादा आसानी से समझ आएगा कि फिलोसोफर्स की डिबेट्स क्या हैं। फिर भी अगर आपने नहीं किया और आप उसे जानना चाहते हैं तो मैं नीचे जो है वो लिंक दे दूंगा, जिसके 2 पार्ट्स के अंदर जो है फिलोसोफर्स को डिस्कस किया हुआ है। थोड़ी लंबी वीडियोस हैं लेकिन वो आपको आसानी देगी जो है वो सिस्टम्स को समझने में। तो उसमें फिलोसोफर्स ने डिफरेंट तरह की डिबेट की थी स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर। जरा बातों को समझिएगा कि स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर उन्होंने क्या किया, डिबेट की कि भाई जो कुदरती जमाना था, कुदरती जमाने का मतलब जब कोई भी रियासत नहीं थी, रियासत का वजूद नहीं था। अब जाहिर बात है इंसान जब दुनिया में आया तो एकदम से रियासत तो बनी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप हुई, वो उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, कुदरती जमाना था। अब कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हैं जिनका यह ख्याल है, जिन्होंने रियलिस्ट थ्योरी दी, जो इसको मानते हैं रियलिज्म को, हकीकत पसंदी को, वो ये कहते हैं कि उस कुदरती जमाने में जो इंसान था वो एक्चुअली में कैसा था, वो बहुत ही बुरा था। यानी उनके इंसान के बारे में जो राय है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, पेसिमिस्ट है। क्यों? वो ये मानते हैं कि इंसान जो कुदरती जमाने में था वो ताकत के लिए कोशिश करता था, वो जैसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसने खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाया और बढ़ाने की कोशिश की, और वो हमेशा से इसी कोशिश में लगा रहता है कि भाई किसी तरह से अपनी ताकत को ज्यादा किया जाए ताकि डोमिनेट कर सके, असर डाल सके। और एक दूसरे के साथ इंसान की जो नेचर है वो झगड़ालू नेचर है, तो एक दूसरे के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। ये इनका ख्याल था कि कुदरती जमाने में ऐसा था, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर था। क्योंकि जब स्टेट्स बनी तो फिर इनका मानना यह था कि स्टेट्स इसलिए बनी कि वो इंसान की ताकत को एक तो इस्तेमाल कर सके तरीके से, दूसरा इनकी बुराई को रोक सके। समझ रहे हैं बात को? तो इन लोगों का ये ख्याल है, जो पॉलिटिकल रियलिस्ट हैं, जो आईआर के अंदर ये मानते हैं कि भाई रियलिज्म, हकीकत पसंदी सब कुछ है, तो ये मानते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं वो कौन रन कर रहा है, वो इंसान रन कर रहे हैं। और अगर वो इंसान रन कर रहे हैं तो इंसान कैसे हैं? इंसान बुरे हैं इनके अकॉर्डिंगली, ठीक है, इंसान बुरे हैं इनके अकॉर्डिंगली, उनको ताकत चाहिए। तो हकीकत में अगर आप ताकतवर नहीं होंगे तो दूसरा ताकतवर हो जाएगा और वो आपको जो है वो कुचल देगा। इसलिए आपको खुद को तैयार करना, खुद को ताकतवर बनाना, दूसरे की पावर
पावर को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका ओवरऑल व्यू था। समझ गए बात को? अब इसमें ओल्ड थिंकर्स की बात की जाती है, खास करके जो मिडिल एजेस के जो थिंकर्स थे, ठीक है, तो उसमें यूरोपियन जो थिंकर्स थे, तो खास करके निकोलो मिकावली का जो है वो नाम लिया जाता है कि ये जो निकोलो मिकावली साहब हैं जिन्होंने द प्रिंस लिखी थी, तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि इनके ख्याल में इंसान बुरा है, और इन्होंने जो है वो पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बात की और कहा कि अगर आपको कुर्सी हासिल करनी है या कुर्सी को बचाना है तो आपको लीगल और इलीगल वेज दोनों यूज करने पड़ेंगे। मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती पॉलिटिक्स के अंदर, मिकावली के अकॉर्डिंगली, कि आप मोरालिटी को ना देखें कि मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं। आपको कुर्सी चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ताकत हासिल करनी पड़ेगी, चाहे वो जिस भी वे से आए, यानी कि वो अगर मोरालिटी को छोड़ के भी आती है तो आप उसके पीछे जाएं। इन्होंने ये डिबेट की। दूसरी साइड पे जो थॉमस हॉब्स साहब हैं, इन्होंने भी जिंदगी को जो है वो बहुत ही टफ तरीके से पेश किया और बताया कि इंसान जो है वो एक सी मॉन्स्टर की तरह है। इन्होंने पूरी बुक लिखी, ठीक है, और कहा कि इंसान जो है वो एक समुद्री हैवान है। तो जब इंसान समुद्री हैवान है, एक बहुत बड़ा समुद्री हैवान जो कि छोटी छोटी चीजों को खा जाता है, तो उसकी जो ताकत है, उसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए, उस सी मॉन्स्टर की ताकत को, हमें एक सिस्टम चाहिए, ठीक है, और खुद को पावरफुल करना है। तो इनका ये ख्याल था। यानी ये दोनों वो ऐसे लोग थे जिनका इंसानों के बारे में को राय जो है वो पेसिमिस्ट थी, नेगेटिव थी। इसी वजह से ये जो है बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं रियलिज्म को। तो इन्हीं की फिलॉसफी को जो न्यू थिंकर्स थे, ठीक है, जैसे जॉर्ज कैनन का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है रियलिज्म के अंदर, और खास करके जे मॉन्टेग्यू का नाम लिया जाता है, ठीक है जी, मॉर्गेंथ्यू। ये जो जे मॉर्गेंथ्यू थे, अब सबसे ज्यादा इन्होंने ही जो है प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया रियलिज्म के अंदर। तो ये जो है ये बहुत बड़े जो है वो आप कह सकते हैं कि एक किस्म के इनके मुरीद थे। किन लोगों के जी? इनके मुरीद थे जो थॉमस हॉब्स हैं या निकोलो मिकावली हैं, जिन्होंने पावर पॉलिटिक्स की बात की। तो ये भी उनसे एग्री करते दिखाई देते हैं, और इसी वजह से इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल रियलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी। कहा क्या जी, इसकी बेस क्या है? पॉलिटिकल रियलिज्म की बेस ये है कि दुनिया के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, जिस वजह से अनारकी है, एक खौफ की फिजा है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको जरूरी है कि आपको पावर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, अपने आप को जो है वो ताकत में रखने के लिए ताकतवर बनाना पड़ेगा। इन्होंने ये कहा, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंगली कि पावर क्या है, व्हाट इज पावर, तो ताकत ये है कि इन्फ्लुएंस अदर स्टेट्स, कि आपके पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि आपको इतना असर आपका होना चाहिए कि आप दूसरी जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो सकें। असरअंदाज होना ही जो है एक्चुअली में वो ताकत है कि एक ताकतवर दूसरे के ऊपर असरअंदाज होगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब असरअंदाज होगा तो वो दूसरे से कुछ भी करवा लेगा या कुछ भी मनवा लेगा। इसी को इन्होंने कहा कि ये ताकत है। इसकी एग्जांपल आप लें जैसे अमेरिका की है कि अमेरिका गरीब मालिक से कुछ भी करवाना चाहे करवा सकता है अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर। क्यों? इसलिए कि उसके पास ताकत है और वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो ताकत जो है, पावर इज एवरीथिंग, ये थ्योरी ये कहती है। अब इसके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सबसे ज्यादा किसने से डिफाइन किया, मॉर्गेंथ्यू साहब जो हैं, इन्होंने इसे सबसे ज्यादा जो है वो डिफाइन किया। तो इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स भी इसके बताए कि भाई ये जो रियलिज्म है, ठीक है, आईआर के अंदर, ये इन 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है। पहला प्रिंसिपल क्या है? जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का, कि जो सियासत है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है? रिस्क और फेलियर के ऊपर बेस करता है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और दूसरा, आपको फेलियर से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? तब भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब भी आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमें यही कहती है। क्योंकि इंसानी फितरत जो है, अब जाहिर बात है वो इंसानी फितरत इनके अकॉर्डिंगली इंसानी फितरत बुरी है, तो बुरी है तो जाहिर बात है फिर आपको, आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है कि आपको ताकत ही हासिल करनी है। अगर आप ताकत हासिल नहीं करेंगे तो आप जो है वो रिस्क में हैं और आप जो है वो फेल हो जाएंगे या फेलियर का आपको खौफ रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने क्या कहा जी? प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो पावर के थ्रू ही हो सकता है। कि जो स्टेट इंटरेस्ट है, ठीक है, जो कि रियासत है, उसका जो इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रियासत का इंटरेस्ट ना, ठीक है। तो रियासत का इंटरेस्ट क्या है? उसकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट। तो सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ताकत का इस्तेमाल करना होगा या हमें ताकत चाहिए होगी।
थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि चेंज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो है वो होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे ही टाइम टू टाइम होता क्या है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो कौमी जो मफाद है, कौमी मफाद वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। कभी कौमी मफाद क्या होगा, कभी जो है वो क्या होगा, तो वक्त के साथ साथ कौमी मफाद कौमों के जो है वो बदलते हैं। हमें भी उसी के अकॉर्डिंगली खुद को जो है अपनी पावर को बढ़ाना और उस तरह सेट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मॉरल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इखलाकी कदरें हैं, कहा जी वो स्टेट के लिए अप्लाई नहीं हो सकती, वो स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल दी जाती है कि इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कहा जाता है कि अगर एक शख्स है, ठीक है, एक इंसान है और वो ये कहता है कि भाई मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा हूं, तो इसका मतलब मैं सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपनी जान दे सकता हूं। और हकीकत में ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है, कि वो सच्चाई और ईमानदारी के लिए, जैसे हम सुकरात की मिसाल लेते हैं कि भाई ये सोक्रेटिस था, उसने क्या किया जी, सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी और जहर का प्याला पी लिया कि मैं सच्चा हूं। तो ये बात जो है, ये जो मॉरल प्रिंसिपल है, ये इखलाकी कदर जो है, ये अप्लाई नहीं हो सकती स्टेट के ऊपर। कैसे? क्योंकि आप स्टेट को तो रिस्क में डाल नहीं सकते। अब स्टेट आपकी अपनी तो है नहीं, स्टेट तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो लोगों की स्टेट है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी, कोई गलती कर दी, तो अब क्या होगा कि आप स्टेट को खत्म कर देंगे, उसकी सुवरेनिटी को दांव पे लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, कि आपको 2 नंबर तरीके से भी क्या करना पड़ेगा, आपको 2 नंबर तरीके से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा स्टेट को। तो इसका मतलब मॉरल वैल्यूज जो हैं वो अप्लाई नहीं हो सकती स्टेट के ऊपर। 5वें नंबर पे कहा जी मॉरल एस्पायरेशंस जो हैं, अब उसी बात को आगे लेके चल रही हैं कि वो स्टेट जो है, स्टेट बिल्कुल डिफरेंट है उससे, कि आप अगर मॉरली, अब क्योंकि मॉरलिटी का मतलब ये है अच्छाई ना, ठीक है, तो अच्छाई का मतलब क्या है, अच्छाई पेसिमिस्ट के अगेंस्ट है, वो तो ऑप्टिमिज्म के ऊपर आती है। तो जब ये मानते ही नहीं, ये कहते हैं इंसान बुरा है, ठीक है, तो पेसिमिस्ट है, तो जाहिर बात है फिर मॉरल वैल्यूज एक स्टेट के लिए नहीं हो सकती। तो आपको स्टेट के जो लॉज बनाने हैं वो मोरालिटी से हट के बनाने हैं, वो अपने फायदे या नुकसान में बनाने। और हकीकत ये है कि हम ये देखते हैं आज की दुनिया में ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मुल्क का जो है वो एक मफाद एक जैसा नहीं रहता और वो हर टाइम एक जैसे नहीं होते, हर कोई अपने फायदे की बात करता है। यही इंटरनेशनल रिलेशंस है और इसी के ऊपर फॉरेन पॉलिसी जो है मुमालिक की बेस करती है, ठीक है। और 6 नंबर पे कहा जो डिफरेंस है बिटवीन रियलिस्ट का और अदर्स का, तो वो क्या है कि जो फर्क है रियलिज्म के बीच में, ठीक है, जो रियलिस्ट हैं वो वाकई में जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट है, कि ये एक फर्क है तो है, ठीक है। तो ये 6 बेसिक प्रिंसिपल जो है इसके ऊपर बेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन जो इसके की फीचर्स हैं उसकी, के जो रियलिज्म है, पॉलिटिकल रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या कहा गया कि अगर हिस्ट्री जो है, मैं एक्सप्लेन कर चुका इन बातों को, इसलिए शॉर्टली जो है वो बताऊंगा आपको कि हिस्ट्री जो है वो क्या बताती है ह्यूमैनिटी के बारे में, कि वो सिंफुल है, वो विकेड है, ठीक है, वो बहुत बुरे हैं। यानी इंसान कुदरती ज़माने के अंदर जो है, कुदरती ज़माने के अंदर क्या था, बुरा था, यही हमें तारीख बताती है, ठीक है। और हमेशा से पावर स्ट्रगल रही इंसानों के बीच में, ठीक है। तो 2 इंसानों के बीच में, एक ने कहा मैं ज़्यादा ताकत हासिल करूं, दूसरे ने कहा मैं ज़्यादा हासिल करूं, तो ये पावर स्ट्रगल जो है यही अनार्की का बायस बनती है। दूसरा कहा जी जो हंगर है पावर की वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये हकीकत है कि जो ताकत है, और वाकई में आप में से जो बहुत से लोग मुझे सुन रहे होंगे वो ये कहेंगे कि 100% इन्होंने सही कहा, क्योंकि बहुत से डिफरेंट माइंड सेट्स हैं ना। आप साइकोलॉजिकली अगर देखेंगे, दुनिया को तकसीम करेंगे, तो आपको डिफरेंट माइंडसेट्स नजर आएंगे, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स दिखाई देंगे। कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूं सीएसएस या पीएमएस की ही, ठीक है। तो अब उसके अंदर देखिए कि आपको 90% स्टूडेंट्स ऐसे दिखाई देंगे कि जिनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों करना चाहते हैं सीएसएस, तो वो सिर्फ इसलिए कहेंगे कि हमें पावर चाहिए, हमें ताकत चाहिए, इसलिए हम करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम सर्विस देना चाहते हैं या हम दे सकते हैं। वो 10% मुश्किल से होंगे, ठीक है। 90% यानी मेजॉरिटी जो है वो ताकत के हुसूल की कोशिश करेगी। तो हकीकत यह है कि जो ताकत का हुसूल है इसकी एलिमिनेशन नहीं हो सकती, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, और पावर ही रियलिटी है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, उन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के अंदर जो है वो जो पावर है वही सबसे मेन रोल प्ले करती है। फिर क्या है जी, नेशनल जो इंटरेस्ट है, कौमी मफाद सबसे ऊपर है और उसको प्रोटेक्ट करना है थ्रू पावर, कि ताकत के थ्रू ही जो है, अगर आप ताकतवर हैं तो तब ही जो है आप अपने कौमी जो मफाद हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेल्फ प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आईआर के अंदर, ठीक है, खुद को बचाना, खुद को सेव करना। तो आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वो क्या करते हैं, ताकत का हुसूल करते हैं। और मेन एम यही बताया जाता है कि भाई ताकत इसीलिए चाहिए कि खुद को बचा सकें। नंबर 5 क्या है जी,
पावर डिमोस्ट्रेट भी करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि देखिए जैसे अमेरिका है वो क्या करता है, उसके पास ताकत मौजूद है तो वो उस ताकत को शो करता है। अब उस ताकत को शो कैसे करता है, जैसे कि उसने जो है अफगानिस्तान के अंदर 20 साल गुजारे, गो के फेल हो गया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर अटैक इसलिए किया कि अपनी ताकत को दिखा सके कि वो कमज़ोर नहीं। इसी तरह से इराक में आप देखिए उसने क्या किया जी, बहाना करके न्यूक्लियर वेपन्स का वहां घुसा और इराक की क्या हालत की, सिर्फ इसलिए कि ताकत को डेमोस्ट्रेट कर सके। वियतनाम वार के अंदर घुस गया तो अमेरिका खामखा जो है वॉर्स के अंदर घुसता है सिर्फ इसलिए कि ताकत को दिखा सके और दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सके। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ताकत जो है उसको डेमोस्ट्रेट करना रियलिस्ट के नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीस जो है ये कहते हैं वो ताकत के थ्रू ही हो सकता है और बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू ही हो सकता है, कि जब तक जो है वो ताकत आपके पास नहीं है तो पीस नहीं होगा। कैसे कि जब आपके पास ताकत है तो सिंपली लोग आपसे डरेंगे या स्टेट्स आपसे खौफजदा रहेंगी। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका अपने लोगों को क्या कहता है कि हमने अफगानिस्तान की वॉर क्यों की, अलकायदा के लिए। ऐसा ही है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, पर्पस क्या था कि भाई खुद को बचाने के लिए हमने, आप लोगों को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने लोगों से कहा, हमने क्या किया जी, हमने ये जंग की या हमने वहां पे पूरा पूरा 20 साल गुजारे आपकी सेफ्टी के लिए। और किसके लिए? दुनिया की सेफ्टी के लिए, दुनिया के अमन के लिए। गो किसने दुनिया के अमन को बर्बाद ही किया, लेकिन उन्होंने यही बात कही, ये लॉजिक दिया। और बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस के लिए, कि जब कोई एक जो है पावर ऊपर हो जाती है जैसे अमेरिका, तो फिर इसी तरह से दुनिया में तबाही आती है। इसलिए रियलिस्ट कहते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ पावर होगी, ठीक है, पावर बराबर होगी दोनों साइडों पे, ठीक, तो तब ही जो है ये सिस्टम दुनिया का रन करेगा। तो एक्चुअली में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रियलिस्ट हैं, जो हकीकत पसंद हैं, वो ये कहते हैं कि वो हकीकत पसंदी की दुनिया में रहते हैं और हकीकत में जो है वो इंसान बुरा है और हमेशा ताकत की कोशिश करता है। इसलिए ताकत का हुसूल रखना चाहिए ताकि अमन जो है वो कायम रह सके। और बहुत बड़ा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, उसको मानता है और फॉलो भी करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सेकंड थ्योरी के ऊपर। और सेकंड थ्योरी हमारे पास आती है जी आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, या फिर आइडियलिस्ट अप्रोच इन आईआर। कि आइडियलिस्ट अप्रोच जो है वो क्या है, यानी मिसालियत पसंदी आप इसको नॉर्मली कह सकते हैं, एग्जाम्पलरी, ठीक है ना, एग्जाम्पलरी या मिसालियत पसंदी, जिसकी एग्जाम्पल दी जा सके, मिसाल दी जा सके कि आइडियलिस्ट अप्रोच क्या है। अब देखा हमने इससे पहले क्या देख लिया कि भाई रियलिस्ट क्या है या क्लासिकल रियलिज्म क्या है, ताकत का हुसूल क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे आइडियलिज्म जो है इसकी बात करते हैं। अब जो आइडियलिस्ट लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे अच्छे लोग नहीं, इसीलिए तो वो रियलिस्ट थे। तो आइडियलिस्ट लोगों के नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनका जो मेन फोकस है वो फोकस है जी ट्रेड के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर, पीस के ऊपर, लव के ऊपर। यानी वो इस दुनिया को खुशहाल देखना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तरक्की उनकी मेन तरजीह है, अमन उनकी मेन तरजीह है कि भाई पीस होना चाहिए दुनिया के अंदर। और जब पीस होगा तो उसके थ्रू प्रोग्रेस होगी, उसके थ्रू जो है वो ट्रेड होगी, और ट्रेड होगी तो पैसा आएगा, लोगों का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। तो ये लोग जो है ये पढ़ी लिखी बातें जिनको हम कहते हैं ना, और यार जो बंदा बाहर से पढ़ के आ जाए तो पाकिस्तान में उसे नॉर्मली कहा जाता है यार तुम जो है ना अजीब बातें करते हो, ठीक है, रियलिटी इसके बरक्स है। तो हकीकत ये है कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो इनकी अप्रोच है वो दुनिया को खुशहाल करने की अप्रोच है। दुनिया को जो है वो जैसे कहते हैं ना, दुनिया को भाई जन्नत बनाते हो, तो दुनिया ऑब्वियसली जन्नत तो बन नहीं सकती गो के, लेकिन ये फिर भी कोशिश करते हैं कि ट्रेड के थ्रू जो है वो, प्रोग्रेस के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, जैसे यूएन काम कर रहा है, दुनिया को सिर्फ खुशहाल करने के लिए कर रहा है, जंगों से रोकने के लिए इस तरह से एनजीओ बनी हुई हैं। तो ये वो लोग हैं आइडियलिस्ट लोग। अब अगर बात करें इस आइडियलिज्म के रूट की कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इस थ्योरी के अंदर जो है ये कहां से आए, जैसे हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल रियलिज्म था यानी हकीकत पसंदी के जो लोग थे उनका एक ख्याल था या जो दो राय होती हैं इंसान के बारे में, ठीक है, एक ऑप्टिमिस्ट और एक पेसिमिस्ट। तो हमने देखा कि उनकी जो इंसान के बारे में राय है वो पेसिमिस्ट थी, कि वो इंसान को बुरा समझते थे बाय नेचर। यहाँ पे जो आइडियलिस्ट हैं, जो दुनिया की खुशहाली तरक्की की बात करते हैं, जो पॉजिटिव माइंड जिनको हम कहते हैं, ये बात करते हैं दुनिया की अच्छाई की, और ये इंसान को अच्छा समझते हैं। ये समझते हैं कि जो कुदरती जमाना था, क्योंकि ये जिन फिलोसोफर्स के ऊपर बेस करता है, क्योंकि मैंने कहा फिलोसोफर्स की थ्योरीज के ऊपर ये बेस करती हैं चीजें। तो जो फिलोसोफर्स जो थे, ठीक है, वो जो फलसफादान थे, जिन्होंने जो रोशन ख्याल थे, जिन्होंने ये माना कि भाई जो इंसान है वो कुदरती जो जमाना था, उस कुदरती जमाने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो इंसान ने स्टेट बनाई, क्यों बनाई, कि वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके, ट्रेड कर सके, और अपनी आज़ादी को बढ़ाने के लिए
ठीक है, लिमिट्स देने के लिए लॉ बनाए। लॉ सिर्फ इसलिए बनाए अपने आप को एक सिस्टम के अंदर रख के जो है वो प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि इंसान नेचर के थ्रू अच्छा है। कुदरती जमाने में भी वो अच्छा था, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता था कि भाई पड़ोसी ने कोई चीज मांगी तो आपने उसे दी, कि पड़ोसी आपसे अगर प्याज मांगने आया तो आपने उसे दिया, टमाटर मांगने आए तो आपने उसे दिया, क्योंकि एज ए ह्यूमन नेचर हम उसे ना नहीं कर सकते। और इस्लाम में तो खैर इसकी बहुत अहमियत है गो के, लेकिन बात यह है कि हर जो मजहब है वो अच्छाई की ही तरगीब देता है, वो इंसान को अच्छा ही कहता है। तो बेसिकली इनका ख्याल है कि भाई कुदरती ज़माना जो है वो अच्छा था और अच्छे लोग थे, तो इसलिए अच्छाई को ही प्रमोट करना चाहिए। ये ऑप्टिमिस्ट लोग थे, होपफुल लोग हैं और दुनिया को अच्छा देखना चाहते हैं। तो इसकी जो रूट्स हैं इस थॉट की, जो फिलॉसफी है ये आईआर के अंदर, तो ये जो थ्योरी है, ये जो लिबरल थ्योरीज थी, वेस्टर्न लिबरल थ्योरीज, जो वेस्टर्न लिबरल फिलोसोफर्स थे, ठीक है, जिन्होंने लिबरल थ्योरीज दी, आज़ादी की जो है वो थ्योरीज दी, तो उनकी जो है वो ऊपर बेस करती हैं। और मॉरल वैल्यूज जो है इसके ऊपर ये बात करते हैं स्टेट की, कि जो रियासत है, ठीक है, जैसे अब लास्ट में हमने रियलिज्म का देखा कि ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। उन्होंने ये कहा, तो रियलिस्ट ने ये कहा कि जो रियासत है उसका मॉरल वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कि भाई रियासत जो है वो मोरालिटी के ऊपर बेस नहीं करती बल्कि रियलिटी के ऊपर बेस करती है, यही उन्होंने कहा। लेकिन यहां पे जो है जो लिबरल्स हैं वो इस बात को नहीं मानते, और ये आइडियलिस्ट जो लोग हैं ये क्या कहते हैं कि भाई जो स्टेट है उसकी भी मॉरल वैल्यूज हैं और होती हैं और होनी चाहिए, और उन्हें उस मॉरल वैल्यूज के ऊपर जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मोरालिटी ही एक्चुअली में जो है वो दुनिया को आगे लेके जा सकती है, दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकती है। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना चाहिए लोगों के बीच में इस दुनिया के अंदर, ठीक है, कि ये जो दुनिया है इसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, जाहिर बात है 205 से ज्यादा ममालिक हैं, तो उनके बीच में क्या है कि ट्रेड होगी, ठीक है जी। अब जब ट्रेड होगी, ट्रेड की एक्सचेंज होगी, तो उससे क्या होगा, उससे खुशहाली होगी, उससे अमन पैदा होगा, उससे लोग जो है वो उनका जो पॉवर्टी है वो खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में जो है वो एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे बड़े बड़े बिजनेस आज आप देखें, मल्टीनेशनल्स जो हैं वो काम कर रही हैं कि मल्टीनेशनल्स पूरी दुनिया के ऊपर फैली हुई हैं और अपना बिजनेस जो है वो कर रही हैं। तो वो जो मल्टीनेशनल्स हैं वो आइडियलिस्ट थ्योरी रखती हैं, वो किसी एक मुल्क में सिर्फ काम नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो काम करती हैं। और ह्यूमन नेचर जो है वो गुड है और सोशल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमन नेचर जो है इनके नजदीक जो है वो सोशल है। तो जब सोशल है तो इसका मतलब ये है कि उसको दूसरों के साथ मिलके ही चलना है। तो वही लोग जो है वो जब पॉलिसीज बनाते हैं तो उनको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि दुनिया एक दूसरे के करीब आ सके। जैसे आज ग्लोबलाइजेशन है और हमें इनका असर भी दिखाई देता है, एक बहुत बड़े जो है वो एरिया के ऊपर दिखाई देता है। अच्छा, अब स्टेट प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट प्रोटेक्शन के लिए ही जो है वो लॉज बने और पीस के लिए लॉज बने, कि ऐसा नहीं है कि आपको अपनी ताकत को बढ़ा के जो है उस स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बल्कि आपको जो है वो इंसान खुद ही अच्छे हैं, इसलिए जो है वो पीस के थ्रू ही आप उनको और लॉज के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई एक ऐसा लॉ, जैसे देखिए एक स्टेट है ना, तो एक स्टेट के अंदर लॉज मौजूद हैं, ठीक है, कवानीन मौजूद हैं, वो कवानीन उसे जुर्म करने से रोकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही कहते हैं कि भाई एक ऐसी गवर्नमेंट हो या ऐसे इंटरनेशनल लॉज हो जो लॉज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क जो है उसको फिर ये हिम्मत ना हो कि वो दूसरे के ऊपर अटैक कर सके, वो हमला कर सके। उससे क्या होगा कि वो लॉज जो है, जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, वो इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट करेगा इस दुनिया को और इस दुनिया को भी एक कानून देगा, वैसे ही जैसे कि ममालिक का कानून है। अब बात इनकी भी सही लगती है किसी हद तक, ठीक है। और वॉर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि आप पीस को मेंटेन कर सकें। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने जो वॉर्स की उसने एक लॉजिक ये दिया कि भाई हम वॉर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका एज ए कंट्री जो है वो तो रियलिस्ट अप्रोच रखता है, लेकिन अगर उसके लोगों की बात की जाए तो लोग तो आइडियलिस्ट हैं, लोग तो अच्छाई को प्रमोट करना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो तो अच्छाई को प्रमोट करना चाहते हैं। तो लोगों को ये आर्गू दिया कि भाई हम ये जो जंगें लड़ रहे हैं इनका मकसद है अमन को बहाल रखना या अमन को कायम करना। ठीक समझ रहे हैं बात को। तो यहां पे ये कहते हैं कि वॉर जरूर हो, लेकिन उस कंडीशन में कि जब आपको पीस को प्रोटेक्ट करना हो तब आप वॉर करें, अदरवाइज वॉर ना करें। फिर इसी तरह ये मानते हैं कि जो रोल ऑफ एनजीओ है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी है और सिविल मूवमेंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज आप देख लें कि दुनिया के अंदर एनजीओज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। यूएन इटसेल्फ आप देखें, सिविल सोसाइटी जो है वो किस तेजी से जो है वो बढ़ रही है, सिविल मूवमेंट्स बढ़ रही हैं, सोशल मूवमेंट्स जो है वो बढ़ रही हैं। ये सारी की सारी क्या आइडियोलॉजी है, ये आइडियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है और ये अफेक्ट कर रही है इंटरनेशनल रिलेशंस को। कि अगर कोई मूवमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर शुरू होती है, जैसे हम फेमिनिज्म की ही बात करते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर भी उसका
असर है, यहां पे भी मूवमेंट्स चलती हैं, अगर यूएन वहां पे काम करता है तो यहां पे भी काम करता है, तो ये चीजें असरअंदाज होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। अब इम्यून कांट जो है उसने जो है वो 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है जी, इसी आइडियलिज्म के ऊपर, कि लिबरलिज्म या आइडियलिज्म के ऊपर। और वो 3 प्रिंसिपल्स क्या थे जी इंटरनेशनल रिलेशंस के, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, उनके काम क्या है, डेवलपमेंट करना, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसलिए होने चाहिए, ताल्लुकात एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ, कि वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सके, तरक्की के ऊपर फोकस कर सके, दूसरे मुल्क की हेल्प की जा सके। दूसरा क्या है जी, कि टाइप्स ऑफ जो स्टेट हैं वो कैसी होनी चाहिए, या तो वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और रिपब्लिक होनी चाहिए, और लोगों की जो लिबर्टी है, लोगों की जो आजादी है उसको प्रमोट किया जाए। यानी कि अगर इसके अलावा कोई स्टेट्स होंगी, ठीक है, टायरानिकल वहां पे फोर्स होगी, वहां पे जो है मार्शल लॉ होगा या कोई और गवर्नमेंट होगी, जैसे फाशिज्म हो गया एक और स्टेट, तो वो क्या करेंगी, वो लोगों की लिबर्टी को कंट्रोल करेंगी। जबकि लोगों की लिबर्टी को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उनको मैक्सिमम लिबर्टी देनी है, आजादी देनी है, कि स्टेट का पर्पस ही ये है कि वो लोगों की आजादी का ख्याल रखे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा आजादी दे। और वो तभी हो सकता है जब डेमोक्रेटिक स्टेट हो और रिपब्लिक स्टेट हो, ठीक है, यानी जहां पे अवाम की राय जो है वो मानी जाए, क्योंकि मुल्क अवाम के लिए होता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि कलेक्टिविज्म के ऊपर, कि इंडिविजुअली जो है वो आइडियलिस्टिक अप्रोच अपना के, कि हर एक को जो है वो एम्पावर किया जाए ट्रेड के थ्रू, हर एक बिजनेस कर सके, हर एक जो है वो कैपिटलिस्ट हो, सरमाया लगा सके। तो इनकी जो है वो कुछ सोच इस तरह की होती है। इसी तरह से ट्रेड होनी चाहिए स्टेट्स के बीच में, वो पीस को प्रमोट करेगी, वो कल्चर को प्रमोट करेगी, वो हार्मोनी को प्रमोट करेगी और वर्ल्ड प्रोग्रेस को प्रमोट करेगी। यानी जो ट्रेड होगा, अब हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है दुनिया के अंदर, कि दुनिया में जो है वो ट्रेड पीस भी लाती है, कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा जरिया है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे तो कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। हार्मोनी है कि अगर कहीं दुनिया के एक मुल्क में कहीं कुछ ऐसा होता है, कुछ बुरा, तो दूसरे उसके लिए जो है वो उठते हैं, इंसानियत के नाते से हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड प्रोग्रेस जो है, तरक्की भी हुई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, गो के शायद इसे फिर कुछ लोग जो है जो इसके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इसे, वो ये कहते हैं कि ये जो आइडियलिस्ट हैं, ये जो आइडियलिस्ट लोग हैं, ये एक्चुअली में इंपीरियलिज्म की बात करते हैं और न्यू इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। कि इंपीरियलिज्म क्या था, कि दूसरे ममालिक में जाके उनके रिसोर्सेज को निचोड़ा, किन लोगों ने, इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज ने। तो वो तो जो है वो पुराना क्लासिकल लिबरलिज्म था। तो अब ये न्यू लिबरलिज्म है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू जाके दूसरे ममालिक में जो है वो इंपीरियलिज्म कायम किया जा रहा है, वहां गुलामी कायम की जा रही है। लेकिन फिर कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ये वो जो क्लासिकल इंपीरियलिज्म था उससे बेहतर है, उससे काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे क्लासिकल लिबरलिज्म में सिर्फ जो है वो क्या था कि गुलाम बनाया जाता था लोगों को। लेकिन ये जो इंपीरियलिज्म है, ट्रेड इंपीरियलिज्म है, मल्टीनेशनल का इंपीरियलिज्म है, ये एटलीस्ट लोगों को तरक्की तो देता है, कि अगर आपको गुलाम रखते हैं तो गुलाम को पैसे तो मिलते हैं, कि पहले तो ऐसा भी नहीं था। तो इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। अब मेन फीचर्स की अगर बात करें आइडियलिज्म की, तो सबसे पहली चीज क्या है, जो ह्यूमन नेचर है वो गुड है, और वही जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी अप्लाई होती है और होनी चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पूरी दुनिया जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंसानियत के लिए जो है वो काम करे, न कि सिर्फ अपने मुल्क के लिए ही काम किया जाए। आइडियलिस्ट ये मानते हैं जो बुरे इंसान है, ठीक है, जो उनका बिहेवियर है वो बैड गवर्नमेंट में हमें दिखाई देगा, और जो अच्छे और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी दिखाई देगा। इसीलिए जो है वो कॉज बनते हैं वॉर का, और यही जो है वो वर्स्ट है, वॉर बहुत बुरी है। कि जो बुरे इंसान हैं अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या होगा, बुरी गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, जब बुरी गवर्नमेंट्स नहीं होंगी तो बुरे इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, बुरे इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो वॉर्स भी फिर नहीं होंगी, फिर अच्छे से होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कि वॉर जो है वो बहुत ही बुरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कि जंग तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए भाई, कि जंग जो है वो बहुत बुरी है, वो तबाही लाती है, वो बर्बादी लाती है और दुनिया को मजीद पीछे लेके जाती है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बेस करते हैं किसके ऊपर जी, कि वो वॉर को एलिमिनेट करें, यानी कि जो रिलेशंस हो एक मुल्क के दूसरे के साथ। और देखिए ये आज की दुनिया में आपको दिखाई देगा कि कहा यह जाता है, मैं बात ये कर रहा हूं कहा यह जाता है, मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा, कहा यह जाता है। जैसे अब अमेरिका जो है, या खास करके जो बात करें हम यूरोपियन कंट्रीज की, तो ये कहते हैं कि भाई हमने जो ये इंटरनेशनल सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जैसे यूएन बना हुआ है, तो उसका काम क्या है कि वॉर को रोके, जंगों को रोका जाए। और वो ये कहता है और क्लेम करता है कि हमने बहुत सी जंगों को रोका वहां पे जो कि पावरफुल कंट्रीज नहीं है, ठीक है। और प्रमोट किया जाए ह्यूमन लिबर्टीज को, जो इंसानी जो आज़ादी है उसी को प्रमोट किया जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह से जो है वो डिजाइन किए जाए, फॉरेन पॉलिसी इस
तरह से डिजाइन की जाए। रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज्यादा अहम है, किस लिए? पीस के लिए और प्रोग्रेस के लिए। और हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आज के इस ग्लोबलाइज्ड टाइम पे काफी ज्यादा एक्टिव भी है और काफी ज्यादा जो है वो रोल भी प्ले करती है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि रियलिस्ट भी मौजूद हैं और दुनिया के अमन को तबाह भी वो कर रहे हैं, यानी अनार्की भी मौजूद है, वो थॉट्स भी मौजूद हैं। देखिए वो थ्योरी अगर हम देखते हैं तो ये थ्योरी अगर हम देखते हैं तो हमें यहां पे दिखाई देता है कि हकीकत में ऐसी चीजें भी हैं, ट्रेड हो रही है, मल्टीनेशनल्स मौजूद हैं, इंसान की पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए जो है वो काम भी किया जा रहा है। तो ये कौन सी अप्रोच है जी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर? आइडियलिस्ट अप्रोच है कि भाई पूरी दुनिया को जो है वो ट्रेड के थ्रू मिलाओ और खुशहाली बांटो और खुशियां बांटो। आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो अप्रोच आती है, जो थ्योरी आती है आईआर के अंदर है, वो है जी बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है जी, अब देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच क्या है। अब देखिए बिहेवियरलिज्म क्या है? बिहेवियर का मतलब ही क्या है जी? रवैया। ठीक है, जो रवैया है इंसान को, उसे हम कहते हैं जी बिहेवियर। तो बिहेवियरलिज्म की अप्रोच क्या है? जो कि रवैये के ऊपर, जो कि साइकोलॉजी के ऊपर, सोच के ऊपर जो है वो बेस करती है। ठीक है, इंसान की सोच, उसकी साइकोलॉजी को जो है वो सामने दिखाती है। अब ऐसा हुआ कि देखिए दो थ्योरीज जो हमने देखी, उसमें हमने क्या देखा कि एक साइड पे हमने देखा जी रियलिस्ट हैं। रियलिस्ट क्या हैं? जो हकीकत पसंद है, जो ये कहते हैं कि ताकत जो है वही सब कुछ है और ताकत ही हासिल करनी चाहिए क्योंकि इंसान नेचर के हिसाब से बुरा है, उनके अकॉर्डिंगली, वो जो फिलोसोफर्स हैं। दूसरी साइड पे हम देखते हैं जी आइडियलिस्ट अप्रोच, कि आइडियलिस्ट अप्रोच क्या है? वो ये कहते हैं दुनिया जो है वहां पे जो है वो आपको तरक्की को प्रमोट करना चाहिए, प्रोग्रेस को प्रमोट करना चाहिए, खुशहाली को प्रमोट करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो बुरा नहीं बल्कि वो अच्छा है, वो कुदरती तौर पे जो है अच्छा है, तो इंसान अपनी अच्छाई को इस्तेमाल करके दुनिया को खुशहाल करे। तो ये दुनिया की खुशहाली और तरक्की की बात करते हैं, जबकि ये सिर्फ अपने मुल्क की ताकत और पावर को हासिल करने की बात करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया ने तरक्की की आहिस्ता आहिस्ता, और तरक्की सबसे इंपॉर्टेंट जो किरदार था वो साइंस का था। ठीक है, साइंस सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट हमें सामने दिखाई दी। और 1960s के बाद की खास करके अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वैसे भी जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो गए कि वो बहुत ज्यादा अहम थे। तो ऐसे में जब साइंस का जो रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने चीजों को साइंटिफिकली जो है वो स्टडी करना शुरू कर दिया कि भाई अब हर चीज जो है वो साइंस के थ्रू मानी जाएगी। और साइंस क्या कहती है कि कोई भी चीज जो प्रूव होती है उसको मानो और जो प्रूव नहीं होती उसको न मानो। तो प्रूव हो सके तो उसको मानना चाहिए, साइंस ये मानती है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर ज्यादातर फोकस करती है। इसी तरह से साइंस के अंदर जो है फिर क्या हुआ, जब साइंस की तरक्की हुई तो साइकोलॉजी जो है उसके अंदर भी जो है वो तरक्की हुई। अब जो साइकोलॉजी है उसकी तरक्की हुई तो उससे क्या हुआ कि लोगों के दिमाग को स्टडी करने में आसानी हुई। तो ये जो बिहेवियरल अप्रोच थी, इन्होंने ये कहा कि यार लोगों का जो दिमाग है, देखिए लोग जो हैं अगर उनके ऊपर साइंस अप्लाई की जाए कि वो जो भी करते हैं, अगर वो जंग करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर वो अमन की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, उनका बिहेवियर है ना खास तरह का, कि जंग का एक खास बिहेवियर है, अमन का एक खास बिहेवियर है, ट्रेड का एक खास बिहेवियर है। तो इसका मतलब अगर हम बिहेवियर को स्टडी करें, क्योंकि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, लोग असल में मुल्क चलाते हैं, लोग लीडर बनते हैं और लीडर जो है वो मुल्क चलाते हैं। तो मुल्क, इसका मतलब फिर वो जो मुल्क चला रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और वो इंटरनेशनल रिलेशंस फिर आगे पूरे पूरे डेवलप होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोगों के ऊपर जो है वो रिसर्च करें और साइंटिफिकली लोगों को समझना शुरू कर दें, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके रवैयों के ऊपर, तो इससे हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में आसानी होगी। बात तो इनकी भी ठीक थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने हर चीज के अंदर साइंस को अप्लाई करने की कोशिश की। और 1960s के बाद कि भाई इंसानी जो रवैये हैं कि वो अच्छा है, अगर एक इंसान अच्छा है तो जाहिर बात है वो अच्छी पॉलिसीज बनाएगा, अगर बुरा है, गुस्सीला है या कोई भी उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो पाई जाती है, तो वो अगर लीडर बनेगा कल को तो वो वैसे ही फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। जैसे उन्होंने एक लॉजिक दी कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो क्यों हुई, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड इसलिए कहा जाता है कि भाई हिटलर जो था उसने जो है वो क्या किया जी, हिटलर ने वो दुनिया को जंग के दहाने पे लाया। इसका मतलब अगर हम बिहेवियरल स्टडी के थ्रू हिटलर की अप्रोच को स्टडी करते पहले, ठीक है, पहले स्टडी करते तो हम ये समझते कि हिटलर जो है वो जंग की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें से रोकना है, तो इसने फॉरेन पॉलिसी को उस तरह से ड्राइव किया। तो ये एक ह्यूमन इमोशन था। तो ये इनका मानना ये है कि साइंस को अप्लाई किया जाए ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर या आईआर के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। अब दो अप्रोचेस थी हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच से पहले, क्लासिकल अप्रोच जो मैंने कहा, ठीक है, और क्लासिकल अप्रोच के अंदर ये दोनों ही हैं, और उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो फिर दूसरी अप्रोच आ गई। तो एक साइड पे ट्रेडिशनलिज्म हो गया, यानी रिवायत पसंदी हो गई,
रिवायत पसंदी क्या है कि वही पुरानी सोच, और दूसरी साइड पे जब साइंस तो आई ही पुरानी सोच के अगेंस्ट में कि उसने कहा भाई अब जो है वो बिहेवियरलिज्म को स्टडी किया जाए और साइंटिफिकली चीजों को आगे लेके जाया जाए। और 1960s के बाद जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि अब जब साइंस ने तरक्की की तो हर चीज को जो है, जो सोशल साइंसेस हैं जो मुआशरे को रन करती हैं, उन सोशल साइंसेस के ऊपर भी साइंस को अप्लाई किया गया, फैक्ट एंड फिगर्स के थ्रू, डेटा के थ्रू। तो जाहिर बात है जब फैक्ट एंड फिगर्स एंड डेटा के थ्रू अप्लाई किया गया तो क्या हुआ कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, और फिर ये थर्ड स्कूल जो है वो निकला जिसने कहा भाई बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल, अब ये दो तरह के थॉट्स हमारे सामने आए, तो इन्होंने साइंस को अप्लाई करने की बात की। अब इनके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं जो बिहेवियरलिज्म के हैं, कि बिहेवियरलिज्म में सबसे पहली चीज ये मानते हैं कि जो नेचुरल साइंसेज हैं वो उसके मुकाबले में जो बिहेवियरल साइंसेज हैं वो, कि भाई जो नेचुरल साइंसेज हैं जो बिहेवियरल साइंसेज हैं इनको मिक्स किया जाए और इसी को हम कहते हैं कि साइंस है, और साइंटिफिकली जो है वो स्टडी की जाए रिलेशंस की। दूसरा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम साइंटिफिकली अगर स्टडी करें तो हमें आईआर को समझने में मदद मिलेगी इनके बकौल। तीसरा है जो सोशल साइंसेज हैं उनकी जो डीप स्टडी है वो हमें करनी चाहिए। डीप स्टडी का मतलब यही है कि साइंटिफिकली हमें उनके ऊपर जो है स्टडी करनी चाहिए लैब्स के अंदर, ठीक है, और सोसाइटी के अंदर स्टडी करनी चाहिए ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। नंबर 4 पे क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कनेक्टेड है किसके साथ, हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, कल्चर के साथ, रेस के साथ, कि जब हम साइंटिफिकली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि जो लोग, जैसे बात करते हैं जी, जो लोग रहते हैं जी हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के अंदर रहते हैं, तो अब इनकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, इनकी जो तारीख है वो इनकी सोच को ड्राइव करती है, बताती है। इनका जो ज्योग्राफी है कि भाई ये किस तरह के एरिया में रहते हैं, वहां पे लोग जो है वो, अब जैसे हम कहते हैं जो पहाड़ी एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो सख्त जान होते हैं तो उनकी सोच भी वैसे ही होगी। इसी तरह से जो उनका कल्चर है, जो उनकी रिवायात हैं वो किस तरह की हैं, जो उनकी नस्ल है, रेस है वो किस तरह की, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई जो ह्यूमन बिहेवियर के इनसे कनेक्टेड है तो इन चीजों को स्टडी करके हम ह्यूमन बिहेवियर को मजीद अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं इनके मकोल, और वहां पर रिसर्च की जाए बिहेवियर्स के ऊपर और फैक्चुअली रिसर्च की जाए फैक्ट्स को कलेक्ट करके। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस जो है उसको जो है वो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे भी साइंस अप्लाई की जाए, उसको साइंटिफिकली जो है वो देखा जाए कि साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू उसको आगे लेके जाया जाए। अब देखिए इसके अंदर इसका जो अप्रोच है इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म किया गया, ठीक है, कुछ क्रिटिसिज्म किया गया, तनकीद की गई कि भाई ये क्या कि आप साइंस कैसे जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 2+2 4 तो समझ आती है कि साइंस से कहती है, लेकिन इंसान का सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मेन पार्ट है वो है रूह इंसान की, ठीक है। अब जब रूह इंसान के अंदर मौजूद है तो साइंस तो उसे प्रूव नहीं कर सकती, साइंस तो मानती ही नहीं, साइंस तो उसको मानेगी जो दिखाई देगा, रूह तो दिखाई नहीं देती, तो इंसान का तो एलिमेंट ही एक्चुअल में रूह है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, या फिर दिमाग है, तो आप तो दिमाग को भी कंप्लीटली समझ नहीं सकते, सिर्फ फिजिकल ब्रेन को आप समझ सकते हैं, उसके सोचने के पैटर्न को नहीं समझ सकते, इसलिए जो साइंटिफिक वे है ये फेल है। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, ठीक है। तो इसको कहते हैं बुल्स 6 पॉइंट के, जो बुल साहब थे उन्होंने जो है वो 6 पॉइंट के ऊपर जो है वो दिए कि सबसे पहले क्या कहा कि जो सोशल साइंस है, ये जो साइंस है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं हो सकती इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। क्यों अप्लाई नहीं हो सकती? ना इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, ना पॉलिटिक्स के ऊपर। उसके बहुत से रीजंस हैं कि बहुत से रीजंस की वजह से अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे कि अब ये साइंस इसलिए अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि साइंस मॉरल क्वेश्चंस को डील नहीं करती, जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो मोरालिटी मौजूद है, ठीक है। तो जब मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वो एक फिलॉसफी की स्टडी है कि वो तमाम चीजें जो मॉरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इखलाकी कदरें हैं जिसकी हम बात करते हैं, वो सारे का सारा जो है वो फिलॉसफी की डिबेट है, साइंस तो उसको डिबेट करती नहीं है। तो इसका मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी फिलॉसफर्स डिफाइन करेंगे, ना कि साइंस जो है उसको डिफाइन करे। थर्ड पे क्या कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं वो साइंटिफिक अप्रोचेस के, ठीक है, एक तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्योंकि वो हमेशा लैब में घुसे हुए हैं या उन्होंने साइंस के ऊपर ज्यादा काम किया, तो उन्हें ह्यूमन बिहेवियर का तो पता नहीं, तो उन्होंने तो नेचुरल साइंसेस के ऊपर ज्यादा काम किया, उन्हें डेवलपमेंट का भी पता नहीं कि भाई तरक्की क्यों है, किस लिए है और कैसे होती है। तो ये जो साइंस वाले लोग हैं ये वो उनका कहने के मुताबिक कि ये हवाई बातें करते हैं भाई, इसमें कोई रियलिटी नहीं, इन्हें कुछ भी पता नहीं क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन ही बहुत ज्यादा कम है। नंबर 4 पे क्या कहा जी कि जो मेथड्स हैं और जो मॉडल्स हैं, ठीक है, वो साइंटिफिक थ्योरिस्ट जो हैं वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में अप्लाई नहीं होती आईआर के ऊपर, ठीक है। फिर कहा जी 5वें नंबर पे जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं,
ठीक है। जब वो लिमिटेड है, डाटा लिमिटेड है, फैक्ट्स लिमिटेड है, तो वो आईआर के ऊपर कैसे अप्लाई होंगे? तो आईआर की स्टडी तो हो नहीं सकती। जबकि जो साइंस है वो बात ही करती है, साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाटा ही होती है कि डाटा क्या है, फैक्ट्स क्या है उस चीज के मुताबिक, और उसी के ऊपर फिर जो है वो रिजल्ट या कंक्लूजन निकाला जाता है। जबकि ऐसा तो है नहीं, बहुत कम है, तो फिर ये आईआर को स्टडी नहीं कर सकते। फिर कहा जी कि जो साइंटिफिक मेथड है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि साइंटिफिक मेथड के अंदर फिलॉसफी मौजूद नहीं, साइंटिफिक मेथड जो है हिस्ट्री के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, और साइंटिफिक मेथड कल्चर के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। हकीकत तो यह है कि यहां पे बहुत कम अप्लाई होता है कि फिलॉसफी तो है ही साइंटिफिक मेथड की किस्म का अगेंस्ट, कि फिलॉसफी तो चीजों को ड्राइव करने का नाम है, हिस्ट्री जो है वो अगर तारीख है तो वहां पर आप साइंस को कैसे अप्लाई करेंगे, इसी तरह से जो कल्चर है वहां पर कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइंटिफिक मेथड है वो इसमें जब ये चीजें शामिल नहीं है डीपली, तो वो फेल है इंटरनेशनल रिलेशंस को ड्रा करने में और जो है वो एक सिस्टम ड्रा करने में। तो कहा जा सकता है कि ये एक थर्ड अप्रोच है। और कौन सी अप्रोच है? साइंटिफिक अप्रोच है, जो साइंटिफिकली बात करती है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की और उस ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने की। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सी तनकीद मौजूद है कि भाई ये जो साइंटिफिक सिस्टम है ये फेल है ह्यूमन रिलेशंस को जो है वो काउंटर करने में या उनको डीपली स्टडी करने में। तो यहां पर ये हमारी जो थर्ड अप्रोच है वो भी खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर 4 पे आते हैं जी और बात करते हैं नंबर 4 थ्योरी की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, या नंबर 4 अप्रोच की। तो उसे कहा जाता है द सिस्टम थ्योरी अप्रोच। ठीक है, और ये जो सिस्टम थ्योरी अप्रोच है ये 1955 के बाद जो है इसके ऊपर भी काम किया गया। अब जैसे हमने देखा कि 1960s के बाद जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने क्या किया जी, उसने कहा कि भाई लोगों को साइंटिफिकली स्टडी करो ताकि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को डीपली स्टडी करने का मौका मिले या अच्छे से समझने का मौका मिले। तो ये भी उसी टाइम जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का जो टाइम था, तो सिस्टमैटिक स्टडी जो है उसको कहा गया कि वो आईआर में हम करते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। अच्छा, अब सिस्टम थ्योरी देखिए क्या कहती है, क्योंकि सिस्टम थ्योरी जो है ये रिजल्ट थी किसका? बिहेवियरलिज्म का, कि भाई जो साइंस हमने अप्लाई करनी है, ठीक है, वो क्या करनी है, वो बिहेवियर्स के ऊपर अप्लाई करनी है ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी किया जा सके। तो यहां पे जो ये बात कर रहे हैं जी, ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये जो थ्योरिस्ट हैं, ये बात करते हैं सिस्टम की। अब देखिए सिस्टम एक्चुअली में जो है वो क्या है, अगर हम इसको समझें तो इन्होंने क्या कहने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, वो सिस्टम के ऊपर अगर हम उन्हें स्टडी करें तो हमें आसानी होगी, क्योंकि वो एक सिस्टम है। इन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरे का पूरा जो दुनिया का सिस्टम है वो एक सिस्टम है, ठीक है, ओवरऑल, और ये जो स्टेट्स हैं इसके अंदर ये सब सिस्टम है। ठीक है जी, एक सिस्टम है ओवरऑल, और दूसरा जो है वो सब सिस्टम्स जो है वो उसकी जो सब सिस्टम्स हैं वो स्टेट्स हैं। ये जो छोटे छोटे हम मुल्क हैं वो स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब ये मिल के क्या बनाएंगे, ये मिल के एक सिस्टम बनाएंगे। तो इनका एक स्ट्रक्चर है, जैसे अब हर स्टेट है, ठीक है, अब स्टेट के अंदर भी हम पता है एक सिस्टम मौजूद है, एक सिस्टमाइज वे मौजूद है, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, यानी इदारे मौजूद हैं, ठीक है, इसी तरह से वहां पे जो है वो सिविल इदारे मौजूद हैं, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टेट के अंदर भी जो है वो सिस्टम है, और स्टेट जो है वो जो ताल्लुकात रखती है दूसरे ममालिक के साथ वो एक सिस्टमैटिक वे में रखती है। तो बिल्कुल ये जो सिस्टमैटिक वे है, ये जो छोटे छोटे सिस्टम हैं, ये छोटे छोटे सिस्टम मिलके एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं। तो ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया जो है ये एक पूरे का पूरा बड़ा सिस्टम है, और ये बड़ा सिस्टम और इसके यूनिट्स जो है वो सब सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना चाहते हैं, ये जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, अगर हम इनको सही से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें सिस्टम के थ्रू स्टडी करना चाहिए और सिस्टम बना के स्टडी करना चाहिए, ताकि जो है हम इन रिलेशंस को अच्छे से समझ सकें। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टम है। अब इसके लिए कुछ assumptions की जाती हैं कि सिस्टम कैसे ये बन सकता है। जैसे कहा ना कि सिस्टम कैसे हो सकता है कि दुनिया जो है वो पूरी की पूरी एक सिस्टम है, तो वो कैसे है। अब सिस्टम क्या है, ये एक सेट वे है, एक तरीका एक कार है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है। समझ गए बात को, कि जो दुनिया है उसका एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है पूरे का पूरा, कि एक ढांचा है, उस ढांचे के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं वो बरकरार रखे हुए हैं। तो अगर हम उस ढांचे को स्टडी कर लें, उसको मजीद इंप्रूव करें, तो हमें समझने में आसानी होगी। फिर एक लोकल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, जैसे कहा सिस्टम और सब सिस्टम हो गया इसी तरह से, ठीक है। और इसी तरह से जो स्टेट्स हैं फिर वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती हैं, तो वो इसका मतलब यह है कि वो सब सिस्टम बनाती हैं। तो फिर एक जो यूएन है उसका भी एक स्ट्रक्चर है, वो ओवरऑल एक सिस्टम
बनाती है, तो ये सारे का सारा एक सिस्टम जो है वो डिजाइन होता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस सिस्टम थ्योरी के अंदर इजम्पशंस की कि भाई जो दुनिया है ये सिस्टमैटिक वे में क्यों है, स्ट्रक्चर वे में क्यों है। इसलिए क्योंकि कुछ जो फीचर्स हैं, सम फीचर्स आर कॉमन, कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि सारी की सारी जो रियासतें हैं उनके अंदर सेम है। ठीक है, ये हकीकत है कि कुछ जो है वो सेम होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा क्या है जी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो बनाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, या वो जो ताल्लुकात हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ, जैसे अब अमेरिका है उसके अगर ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो एक सिस्टम के थ्रू हैं। और हकीकत में हम देखते हैं कि एक सिस्टम के थ्रू है, एक सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू है, और डायरेक्टली तो नहीं ना। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस को हायर करके एक सिस्टम के थ्रू पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात, उनके पाकिस्तान के साथ, इसी तरह से दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, तो वो एक सिस्टम के वे में है। और तीसरी assumption क्या है कि नेशनल एक्टर्स जो हैं और उसके मुकाबले में जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं ये जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नेशनल एक्टर्स जो हैं वो एक स्टेट के अंदर जो मौजूद एक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वहां की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो उसके मुकाबले में जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी जो है वो असरअंदाज होते हैं। लेट सपोज इसमें आज देखिए पाकिस्तान की एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो बजट है वो IMF बनाता है क्योंकि हम उससे जो है वो कर्ज लेते हैं, और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो हमारा बजट है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी हुकूमतें हैं उसके ऊपर भी तो फिर वो असरअंदाज होते हैं। तो जब हमारी हुकूमतों के ऊपर असरअंदाज होते हैं तो वही हुकूमतें ताल्लुकात को ड्रॉ करते हैं, वही हुकूमतें फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं। ठीक है, तो वही हुकूमतें जब फॉरेन पॉलिसी बनाएंगी तो वो उसी के अकॉर्डिंगली बनाएंगी जो ये इदारे उन्हें कहेंगे, तो इन इदारों का इन्फ्लुएंस मौजूद है। इसी वजह से कहा कि ये एक सिस्टम है। अच्छा, कल्चरल इंट्रोडक्शन मौजूद है दुनिया के ममालिक में, और हकीकत है आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में ज्यादा हकीकत है कि बहुत से पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं, चाहे वो स्टडी के लिए हैं, जॉब के लिए हैं, इसी तरह से हर मुल्क का दूसरे मुल्क में आना जाना स्टडी बिजनेस पर्पज के लिए मौजूद है। नेशनल इंटरेस्ट हर मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौमी मफाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज हर मुल्क के लिए, क्योंकि हर मुल्क एक सॉवरन कंट्री है और वो सबसे पहले अपनी सॉवरेनिटी को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है बचाना चाहता है। ये assumption है। अच्छा, इसके अंदर सेवरल वेरिएबल्स भी मौजूद हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुसलसल तब्दील हो रही हैं। जैसे अगर कभी पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, तो आज जो है वो चाइना के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुसलसल चेंज हो रही हैं, जो NGOs हैं, जो काम करने के जो दायरे कार है, जो इदारे हैं, तो इस तरह बहुत सी चीजें जो हैं वो चेंज भी हो रही हैं। तो ये assumptions हैं कि ये चीजें अगर हम देखते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अहम है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये एक सिस्टम है। सो इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को सिस्टम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो है वो मार्टिन कैप्लन साहब का सबसे ज्यादा नाम आता है कि मार्टिन कैप्लन जो है उन्होंने सिस्टम थ्योरी के 6 प्रिंसिपल्स दिए कि ये 6 प्रिंसिपल्स, अब ये जरा बात को समझिएगा कि ये थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा नहीं कि ये हरगिज कि ये अप्लाई भी होंगे 100%। तो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ नोयत में मुख्तलिफ जो है वो रिलेशंस हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ टाइप की स्टेट्स हो सकती हैं दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले क्या है जी, बैलेंस ऑफ पावर, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दुनिया को जो है वो बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहिए। हर मुल्क को जो है वो अपने रीजन के अंदर, अपने एरिया के अंदर जो है पावर को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर होगा, और बैलेंस ऑफ पावर को फिर गेन करने के कुछ तरीके कार इन्होंने बताए कि बैलेंस ऑफ पावर कैसे होगा। या तो आप इत्तेहाद बनाएंगे, अलायंसेस बनाएंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, कि और इसको मजीद आगे भी हम डिबेट में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर में क्या होगा कि जो ताकत का तवाजुन है, ठीक है जी, कि जो तवाजुन उसका रखना है, वो तवाजुन कैसे होगा, वो होगा इत्तेहाद के थ्रू, कि हम सबसे पहले अलायंसेस बनाएंगे, या फिर ट्रेड के थ्रू हम वहां पे उनके थ्रू जो है करेंगे, या किसी मुल्क के ऊपर जो है वो हम कब्जा करेंगे। जैसे अब सोवियत यूनियन ने जो है वो कोल्ड वॉर के एरा में बहुत से ममालिक के ऊपर जो है वो कब्जा किया, तो अपनी पावर को बढ़ाया, ठीक है, और अलायंसेस के थ्रू बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, ये बैलेंस ऑफ पावर है। लेकिन जब ये बैलेंस ऑफ पावर टूटेगा तो उसके नतीजे के तौर पर क्या होगा, एक लूज बाइपोलर सिस्टम आ जाएगा, जो दूसरी जो है वो इसके अंदर प्रिंसिपल है। ठीक है, सिस्टम थ्योरी के अंदर दूसरा क्या है कि दूसरा सिस्टम हमारे पास, पहला सिस्टम है बैलेंस ऑफ पावर का, कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा, वो टूट जाएगा, तो फिर एक लूज बाइपोलर सिस्टम आ जाएगा, यानी कि फिर दो ममालिक जो हैं, दो बड़े बड़े गुंडे जो है वो कहीं पे सामने आ जाएंगे, ठीक है, और फिर वो सिस्टम को खराब करेंगे। तो लूज इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच में बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स भी मौजूद हैं, एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स भी मौजूद हैं, कि दो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, कुछ मुल्क जो है वो एक के सपोर्टर हैं, कुछ दूसरे के। जैसे हमने कोल्ड वॉर एरा में देखा
कि बहुत से ममालिक जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक यानी अमेरिका के सपोर्टर बने और बहुत से जो है वो रूस के सपोर्टर बने, लेकिन वो उतने ज्यादा सपोर्टर नहीं थे, उनका सिर्फ झुकाव था उनकी साइड पे। तो बीच के जो यहां पे लोग मौजूद थे, तो वो लूज बाइपोलर सिस्टम था। फिर टाइट बाइपोलर सिस्टम आएगा कि टाइट बाइपोलर सिस्टम क्या है कि फिर जो है ये बीच की जो एंटिटीज हैं जो इस मुल्क के रिलेशंस हैं, ठीक है, एक मुल्क के रिलेशंस दूसरे मुल्क के रिलेशंस के साथ जो बीच की पावर के थ्रू हो रहे हैं, जब वो बीच की पावर खत्म हो जाएगी और वो डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब दो लोगों की दोस्ती है ना, देखिए दोस्ती कैसे होगी नॉर्मली, एक शख्स यहां पे है और एक शख्स यहां पे है, तो मैं इसको अगर नहीं जानता तो एक थर्ड पर्सन जो है जो इसे जानता है उसके थ्रू अगर ये हमारे रिलेशंस करवाएगा तो हमारे इनडायरेक्ट रिलेशंस होंगे। तो ये लूज बाइपोलर सिस्टम होगा कि बीच में ये शख्स जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जब बीच में से ये शख्स निकल जाएगा और एक डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश होगा इस शख्स के साथ मेरा, तो क्या होगा कि फिर ये एक टाइट बाइपोलर सिस्टम बन जाएगा, एक टाइट सिस्टम रिलेशन हमारा बनेगा। तो स्टेट्स भी जब बीच में से जो एलिमेंट्स निकल जाएंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स निकलेंगे और स्टेट एक्टर्स निकलेंगे, तो ये स्टेट्स आपस में जब पास आएंगी तो क्या होगा कि बीच में से कैसे यूएन का रोल है, इस तरह के इदारे हैं, निकल जाएंगे, तो ये एक टाइट बाइपोलर सिस्टम बन जाएगा, जो कि हमने खास करके देखा 1950 से लेकर 1970 तक के बीच में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा जी कि यूनिवर्सल सिस्टम है। यूनिवर्सल सिस्टम फिर क्या है कि फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम होगा, यानी कि अगर ये जो बीच का एक्टर है, जो सालिस है, जिसको हम कह रहे हैं थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी डायरेक्ट नहीं होने देता तो ये खुद पावरफुल रहता है और मजीद पावर हो जाता है। कुछ यहां से इसके थ्रू फायदा, कुछ इसके थ्रू फायदा, जैसे यूएन आज हम देखते हैं कि बहुत पावरफुल है, तो वो एक थर्ड पार्टी है, तो वो क्या है, वो इश्यूज को रिजॉल्व करवा रहा है दो ममालिक के बीच में, खास करके पाकिस्तान इंडिया के बीच में आप देखें तो फिर वो एक यूनिवर्सल सिस्टम आ जाता है कि यूएन अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूएन इतना पावरफुल है, बड़े ममालिक के लिए तो खैर नहीं, हमारे जैसे ममालिक के लिए वो पावरफुल है, और वो फिर एक यूनिवर्सल सिस्टम के थ्रू जो है वो अपने आप को पावरफुल करेगा और अपनी मनवाएगा। नंबर 5 पे कौन सा सिस्टम आएगा जी, हायरार्किकल सिस्टम, कि ओवरऑल अगर आज हम ये ज्यूम करते हैं कि यूएन की हुकूमत बन जाती है पूरी दुनिया के अंदर, कि यूएन अपने इंस्टीट्यूशंस को, और फ्यूचर में ऐसा ही होगा, ठीक है, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमने यूएन को पावरफुल करना है, इसलिए कि दुनिया के अंदर लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, एक थर्ड फोर्स को रोकने के लिए। गो कि इसका दूसरा व्यू भी है कि दुनिया के ऊपर वो कंट्रोल चाहते हैं, ये है वो है, फला फला फला, ठीक है। तो उसमें जो यूएन है अगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर जो दुनिया की जो मुल्क हैं वो सब सिस्टम बनेंगे, तो फिर क्या होगा, हायरार्की शुरू हो जाएगी। वो हायरार्किकल सिस्टम होगा कि मेन फोर्स जो है वो यूएन के पास है, लेकिन जो नीचे कंट्रीज हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर मौजूद होगी, तो वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा जो कि अभी हुआ नहीं है। या फिर एट द एंड क्या होगा, नंबर 6 पे यूनिट वीटो सिस्टम जो हो जाएगा। अब क्या होगा कि बहुत से मुल्क, जैसे वीटो सिस्टम हम देखते हैं 5 ममालिक के पास वीटो सिस्टम मौजूद है, कि बहुत से ऐसे ममालिक जिनके पास एटमी हथियार होंगे, ठीक है, यहां से समझिए कि यूनिट वीटो सिस्टम क्या है कि दुनिया के मुल्क हैं और वहां पे बहुत से ममालिक हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद है। जैसे हम ये मानते हैं कि जो 7 कंट्रीज हैं जी उनके पास एटम बम मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान भी है। तो अब हर मुल्क को दूसरे मुल्क के थ्रू वैसे ही थ्रेट है, तो इसका मतलब हर मुल्क जो है वो एक यूनिट सिस्टम बना रहा है, खुद ही जो है वो पावरफुल हो चुका काफी ज्यादा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो 6 जो प्रिंसिपल्स हैं या 6 तरह की मुख्तलिफ जो है वो इजम्पशंस मानी गई हैं कि 6 तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये थ्योरी है, एप्लीकेशन नहीं है 100%, लेकिन कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता है कि ऐसा मौजूद है। तो ये प्रोफेसर कैपलन साहब जो है ये इन्होंने सिस्टम थ्योरी हमें दी कि सिस्टमाइज्ड वे में स्टडी करना इंटरनेशनल रिलेशंस को, एक्चुअली में यही सिस्टम थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी 5वें नंबर पे हमारी जो 5th थ्योरी है या 5th अप्रोच है वो क्या है, न्यू लिबरलिज्म अप्रोच है, या न्यू लिबरलिज्म किसे हम थ्योरी कहते हैं। अब देखते हैं ये न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है। अब देखिए न्यू लिबरलिज्म क्या है एक्चुअली में, ठीक है, कि हमने स्टडी किया इससे पहले जी, हमने स्टडी किया था आइडियलिज्म, ऐसा ही है। तो जो हमने आइडियलिज्म स्टडी किया था अगेंस्ट में रियलिज्म की, कि भाई जो रियलिज्म है वो हकीकत पसंद है और वो ये कहते हैं कि जो पावर है वही सबसे इंपॉर्टेंट है इन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। वहीं पे हमने ये देखा कि जो आइडियलिस्ट हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं। वो बात करते हैं दुनिया की खुशहाली की, तरक्की की, ट्रेड की, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू दुनिया को आगे बढ़ाने की, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। तो वो दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पीस को प्रमोट करना चाहते हैं बिजनेस के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू जो है। तो हमने ये देखा था ये आइडियलिस्ट थे। अब आप इसी आइडियलिस्ट को जो है न्यू आइडियलिज्म कह सकते हैं या न्यू लिबरलिज्म कह सकते हैं। ये वही चीजें हैं कि जो 19
1970 के बाद मजीद जो है वो पावरफुल हुई कि भाई दुनिया को अमन की तरफ, खुशहाली की तरफ जाना चाहिए, इकोनॉमी को जो है वो लिबरल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहिए। जो कंट्रोल है दुनिया के ममालिक का इकोनॉमी के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। यानी ये रियलिज्म के फिर भी अगेंस्ट है और ये उसी तरह से तरक्की और खुशहाली की बात करती है, ग्रोथ की बात करती है, प्रोग्रेस की बात करती है। तो न्यू लिबरलिज्म की जो थ्योरी है इस पर बेस करती है। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे जो लिबरलिज्म है वो क्या है। ठीक है, लिबरलिज्म नॉर्मली हम जिसका मतलब लेते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसके, तो नॉर्मली हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं जी आज़ादी को। ठीक है, एक शख्स जो है वो अगर आज़ाद है तो हम उसे कहते हैं यार ये लिबरल है कि वो, और इसी तरह पॉलिटिकली अगर कोई शख्स जो है वो मजहब का सहारा नहीं ले रहा, मजहब के बिना जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं ये लिबरल पॉलिटिक्स कर रहा है, लिबरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। और मुख्तलिफ यानी मीनिंग इसके लिए जा सकते हैं। इसी तरह से फिर एक मीनिंग है इकोनॉमी के अंदर जो है इकोनॉमी की आज़ादी, हर तरफ से माशी जो है वो आज़ादी हो, तो माशी आज़ादी जो है उसको भी हम कहते हैं ये लिबरलिज्म है। तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो असल में क्या है, एक ही मीनिंग सामने आ रहा है बार बार कि आज़ादी, भाई चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो आज़ादी हो, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन हो, मजहब की आज़ादी हो, फ्रीडम की सोसाइटी का हो कि सोसाइटी जिन कैदों के अंदर बंद है उसको आज़ाद कर दिया जाए, वो जैसे मर्जी करे। आज आप देखिए इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें देखने को मिलती है यूरोप के अंदर ना। ठीक है, हम कहते हैं भाई यूरोप के अंदर वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, मादर पे आज़ाद हैं, उनकी सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ नहीं है, ये है वो है फला फला फला। तो वो इसी तरह से उनका कोई मज़हब नहीं है, मज़हब हर कोई अपनी मर्जी से मज़हब को फॉलो कर सकता है क्योंकि ये उसका जो है वो निजी प्राइवेट मामला है। ठीक है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, ये माना जाता है। इसी तरह से जी ये बात करता है इंडिविजुअलिज्म की, इनफिरादियत की, कि जो लिबरलिज्म है वो इनफरादियत का कायल है कि फर्द जो है, माना गया कि फर्द ही सब कुछ है और फर्द के लिए ही दुनिया बनी और फर्द से जो अफराद हैं, फर्द मिलकर अफराद बना रहे हैं, तो अफराद जो है वही स्टेट्स बना रही हैं, तो इसलिए उनको राइट होना चाहिए। तो उनकी जो राइट होगा वो इस्तेमाल होगा डेमोक्रेसी के अंदर। एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां पे अवाम जो है वो आज़ाद हो और उनकी लिबर्टीज को प्रमोट किया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हर एक के लिए, खास करके चाहे वो औरतें हैं जिसपे सबसे ज्यादा जिसको पावर किया जाता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है फोकस करते हैं लिबरलिज्म के लोग, जो हैं जो लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उसकी आज़ादी की बात हो रही है ना, तो औरत और मर्द को ये एक बराबर कहते हैं कि भाई वो बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल होनी चाहिए, गरीबों के लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वही अमीरों के लिए भी ऐसी, मतलब कि इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो है लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स। अब लिबरलिज्म के की फीचर्स क्या हैं, जैसे देखिए हम बात करते हैं जी पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो राइट ऑफ सिटीजन्स के, हर जो शहरी है उसके हुकूक हैं और उसके हुकूक बराबर हैं। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि जो कानून है उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून जितने हो सबके लिए होने चाहिए। सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी कि जो मुआशरा है, मुआशरती तरक्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो पॉलिटिकल लोग बनाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे आज देखिए पाकिस्तान के अंदर जी जो चाहता है जैसे बोलता है, जैसे मीडिया की हम बात करते हैं तो मीडिया आज़ाद है कि वो जो मर्जी बोले, तनकीद कर सकता है हुकूमत के ऊपर, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर। यही लिबरलिज्म है। लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मज़हब का उसमें रोल नहीं होना चाहिए कि मज़हब जो है, जैसे मैंने कहा कि वो एक प्राइवेट मामला है, वो कोई भी जो है वो प्राइवेटली उसको हल करे, अपना देखिए वो कौन सा मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, यानी लिबरल सिस्टम के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि इकोनॉमी जो है वो लिबरेट होनी चाहिए, हर तरह की जो टैक्सेस हैं, जो हुकूमती जो रोक टोक है उससे आज़ाद होना चाहिए। यानी हुकूमत को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें इकोनॉमी जो है या जो बिजनेस है, जो कारोबार है वो बढ़े, ना कि ऐसा इन्वायरमेंट टैक्सेस के थ्रू कि उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो हर तरह से जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह के लॉज बनने चाहिए, वो लॉज जो कि प्रोटेक्शन करें इकोनॉमी की और जो बिजनेसेस की प्रोटेक्शन करें। बिजनेस जैसे इमरान खान साहब अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग। तो यही लिबर्टी है कि भाई कारोबार में ज्यादा से ज्यादा आसानी पैदा की जाए ताकि जो है वो हर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो उठा सके, उससे फायदा उठा सके। अब इसी के ऊपर हम बात करते हैं न्यू लिबरलिज्म की। तो न्यू लिबरलिज्म अब आपको समझना आसान होगा कि 1970s के बाद से ऑनवर्ड जो है ये सारी की सारी जो मूवमेंट चल रही है ये न्यू लिबरलिज्म की है। ये ज्यादा से ज्यादा आजादियों को जो है वो मेंटेन करने की है और ज्यादा से ज्यादा आजादी को आगे लेके जाने की है, और ये न्यू फॉर्म है लिबरलिज्म की। ठीक है, और इसका जो फोकस है, सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इकोनॉमी के ऊपर है और इकोनॉमी को लिबरेट करने के ऊपर है, और सोशल जो है वो लिबर्टीज के ऊपर है। अब देखिए इकोनॉमी को लिबरेट करने के लिए क्या कहा गया जी
कि यूएन जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इकोनॉमी को लिबरेट करने के लिए यूएन रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो मुआहदे हैं, जो तिजारती मुआहदे खास करके हैं, देखिए आज एक मुल्क के जो दूसरे मुल्क के साथ जो रिलेशंस हैं ना, जो ताल्लुकात हैं, उसमें भी क्या है, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की की, तालीम की बात करते हैं, और उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है फिर वो आगे आता है, वो बात करता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को प्राइवेट करने की बात करते हैं और जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, उसके ऊपर से बोझ को खत्म करने की बात करते हैं कि भाई आप जैसे जैसे इकोनॉमी है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हुकूमत के ऊपर ज्यादा ज्यादा बर्डन है। लेकिन अगर एक लिबरल गवर्नमेंट है वहां पे, तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा ज्यादा चीजों को प्राइवेट करेगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसे बनाएगी कि भाई हर एक जो है वो अपनी मर्जी से इदारों को चलाए और वहां पे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हर एक के लिए, और हुकूमत अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम करेगी और इदारों को जो है वो प्राइवेट करती जाएगी। जैसे पाकिस्तान में 1990 में जो है वो खास करके 1991 और 2 में नवाज शरीफ साहब का जो दौर था, उस दौर में जो है ये लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसे आगे लेके जाएगा। और उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब का जो दौर था खास करके, उसमें जो है ना जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत ज्यादा लिबरलिज्म को प्रमोट किया गया। तो मुआहदे हो रहे हैं। इसी तरह से सोशल लिबर्टीज के ऊपर बात की जाती है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, कि इंसानी हुकूक जो है वो बहुत अहम हो गए हैं आज। ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया जो है उसके लिए खड़ी हो जाती है। किसी मुल्क में कोई इशू होता है तो कि भाई वहां पे क्यों हो रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर जो कहा जाता है, तो इस तरह की बहुत सी मूवमेंट्स जो हैं, तो इनकी यानी कि दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, एक इकोनॉमी है, ठीक है, और दूसरा सोशल है, क्योंकि सोसाइटी के लिए ही इकोनॉमी को असल में ग्रो किया जा रहा है ना। इंडिविजुअलिज्म प्रमोट ही तब होगा जब सोसाइटी जो है वो पावरफुल होगी। इकोनॉमी को फ्री किया जाए गवर्नमेंट से और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में देखिए आप जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो होना चाहिए वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। और पूरी दुनिया में ये कहते हैं न्यू लिबरलिस्ट, ये कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया को आप ओपन कर दें, ठीक है। और ओपन किस लिए कर दें, बिजनेस के लिए ओपन कर दें, सोशल रिलेशंस के लिए ओपन कर दें। आप जो है कोई बाउंड्रीज ना रखें, जो जिस मुल्क में जाके बिजनेस करना चाहे, जैसे करना चाहे वो कर सकता है। इसकी हमने सबसे ज्यादा एग्जांपल जो ली, देखिए हम देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक ही मुल्क के अंदर है, लेकिन वो कहां कहां जो है वो अपने ऑफिस फैला रही हैं, कहां कहां तक पहुंच चुकी हैं। दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है उनकी सिस्टम मौजूद है। तो मल्टीनेशनल जो है वो ऐसे लोग हैं जो प्रमोट करते हैं न्यू लिबरलिज्म को बहुत ज्यादा। तो अब तो बहुत ज्यादा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो यही न्यू लिबरलिज्म है। और ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो इसी के ऊपर बेस हों, जितने जो ताल्लुकात हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ वो इसी के ऊपर बेस हों, कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सकें इन चीजों को, ह्यूमन लिबर्टीज को, बिजनेस को फैसिलिटेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें अब जो लिबरलिज्म है वो बेस करता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, कि आज हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो हम कहते हैं जी एक ग्लोबल विलेज है, कि वो ग्लोबल विलेज है, कि आज हम ये कहते हैं कि एक शख्स जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है लेकिन वो कल पाकिस्तान में होगा, उसके लिए कोई इशू नहीं, चाहे वो ट्रैवल है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रिसर्च है, हर चीज जो है वो आज जो है वो पूरी दुनिया जो है वो एक ही बनी हुई है। गो के एक बनी हुई भी है, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि रियलिस्ट व्यू है तो वो देखते हैं तो उनके थ्रू भी हमें दिखाई देता है कि ऐसा नहीं भी, लेकिन तो पूरी दुनिया जो है वो आज एक बनी हुई है। तो यही जो है वो ग्लोबलाइजेशन है। और ये ग्लोबलाइजेशन आई किसके थ्रू, लिबरलिज्म के थ्रू ही आई। तो लिबरलिज्म को ये क्रेडिट जाता है कि जो आज़ादी है, ठीक है, जो माशी आज़ादी है, खास करके ये माशी आज़ादी और साइंटिफिक रेवोल्यूशन और खास करके आईटी का जो रेवोल्यूशन आया, इस आईटी के रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को जो है वो ग्लोबल विलेज बना दिया, कि आज जो है वो अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में जो है वो काम कर रही हैं, इसी तरह मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं। तो वही ग्लोबलाइजेशन है। और इसको सबसे ज्यादा जो है वो प्रमोट किया किसने जी, एलिजाबेथ मार्टिन ने और मेंडलो गार्सिया जो है, ये जो दो फिलोसफर्स हैं, ठीक है, इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो है वो लिबरलिज्म के ऊपर बात की और न्यू लिबरलिज्म के ऊपर खास करके जो है वो बात की कि न्यू लिबरलिज्म क्या है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं जी, की पॉइंट्स, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यू लिबरलिज्म के अंदर है द रोल ऑफ मार्केट, कि जो मार्केट है वही सब कुछ है। आज मंडी जो है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना मंडी, इंटरनेशनल मार्केट, मंडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर मुल्क जो है वो इनवाइट करता है दूसरे मुल्कों के, वो वहां पे आके जो है वो कारोबार करे और वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करे और उसके इंजन के तौर पे वहां पे जो है वो सिस्टम डेवलप हो, सोशल सिस्टम डेवलप हो। क्योंकि जब कोई बिजनेस आएगा तो जाहिर बात है पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो मार्केट आज जो है वो सबसे टॉप पे है। कैपिटल फ्रीडम हो, कि कोई भी सरमाया जितना लगाना चाहे, जैसे लगाना चाहे, आप उससे ना पूछें क्यों है, किस लिए है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, चीजें बन रही हैं, पूरी दुनिया में जा रही हैं, सर्विसेज ऑफर हो रही हैं। तो ये की पॉइंट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है जी फ्रीडम हो फ्रॉम स्टेट और गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो कि लिबर्टीज को या खास करके बिजनेस को जो है वो स्टॉप करता हो।
और पब्लिक सेक्टर जो है इसको रिड्यूस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो हुकूमत का अमल दरामद है या जो हुकूमत के पास जो इदारे हैं उन इदारों को कम किया जाए और उन इदारों को प्राइवेट किया जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उनको बनाया जाए। ठीक है, स्टेट लॉज जो है वो प्रमोट करें मार्केट को और प्रमोट करें इंडिविजुअलिज्म को, इनफरादियत को। ठीक है, कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। अच्छा, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने कहा कि जो हमने कहा था कि आइडियलिज्म है उसके ऊपर भी कुछ तनकीद होती है, यहां पे इसके ऊपर भी सेम तनकीद है कि ये जो है इसके अंदर जो पैसे हैं उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कि फिर इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ताल्लुकात बनते हैं वो उन वाले के ज्यादा बनते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम देते हैं इंडिया की जी, कि हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को कम प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, सिर्फ क्यों मिलती है, खासकर कश्मीर इशू के ऊपर जब हम बात करते हैं कि भाई दुनिया खामोश है, क्यों नहीं बोलती, इसलिए कि भाई इंडिया जो है वो 1.5 अरब की जो है वो वहां पे मार्केट है, 1.5 अरब की मंडी है, कि जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा तो इंडिया में सेल होती हैं, चाइना है और उसके बाद इंडिया है। तो वो अपनी मार्केट को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट को खराब करेंगे तो उनके मुल्क का जो पैसा है वो कम होगा, जब पैसा कम होगा तो लोग जो है वो बदहाल होंगे, जब लोग बदहाल होंगे तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि लोग जो है नेक्स्ट टाइम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर आज हम बात करते हैं जी पीटीआई गवर्नमेंट है, लेट्स सपोज पीटीआई गवर्नमेंट अगर प्रोटेक्ट नहीं करती आवाम को और जैसे हालात चल रहे हैं तो हम ये कहते हैं जी महंगाई है। महंगाई क्यों है जी, महंगाई इसलिए है क्योंकि हम आईएमएफ का बजट मान रहे हैं, हमारे बैनुनी मुआलिक से ताल्लुकात नहीं, लोग यहां पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम लोग पीटीआई को चूज नहीं करेंगे, किसी और पार्टी को चूज करेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनके लिए आसानियां पैदा कर सके। इसलिए जो पैसा है उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसीलिए कहा जाता है कि ये न्यू इंपीरियलिज्म है और न्यू कॉलोनियलिज्म है। जैसे मैंने कहा कि ये फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो है या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया वही रूल कर रही है, खास करके जो द इकोनॉमिक हिटमैन की बात की जाती है कि किस तरह से आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया को लोन दे के गरीब मालिक को उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके रिसोर्सेज को जो है वो हजम कर रहा है। इसी तरह से मल्टीनेशनल जो है वो किस तरह से जो है वो गरीब मालिक या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जाके अपना रोल प्ले कर रही हैं और उनको जो है वो कंगाल कर रही हैं। लेकिन यहां पर फिर वो बात आ जाती है कि कम से कम ये है कि उसके नतीजे के तौर पे उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलता है। अच्छा, पुअर कंट्रीज जो हैं उसके लिए जो न्यू लिबरलिज्म है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि वो जो उनके पास रिसोर्सेज नहीं, जो अपने मुल्क में वो नहीं बना सकते, जो पैसा उनके पास नहीं है, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या जो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, तो जो डिपेंडेंसी इंटर डिपेंडेंसी है उसके थ्रू वो चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं उन कंट्रीज के अंदर, रोडें बन रही हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रमोट हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज प्रमोट हो रही हैं। लेकिन बुरा है, बुरा इसलिए है कि वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी जो वहां पे जो इकोनॉमी है वो जो है वो कमजोर होती जा रही है, जो नेचुरल उनकी ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही। तो ये क्रिटिसिज्म भी उसके ऊपर जो है वो किया जाता है। तो ये जो है हमारे पास क्या है जी, न्यू लिबरलिज्म है।